Assalamu alaikum everyone. Hope you are enjoying good health and I think मेरा ख्याल है वही स्टूडेंट्स में भी क्वाइट पॉसिबल हो सकते हैं। शायद मुझे बताया गया कि दोनों क्लासेस सेम हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट येट। सो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हमारा सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, इनसाइड, आउटसाइड, एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, मैनेजर्स प्रोडक्टिविटी, इन तमाम चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिलाई करता है, लेकिन उसके अंदर हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से चलते हैं कि किस जगह पे किस किस्म की मैनेजमेंट को हम लेके मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और किस तरह एक प्रोडक्टिव मैनेजर और मैनेजमेंट टीम हम बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर कंसिडर करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें वो होंगी जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से होंगी, जो एम्प्लॉयज़ कैरी कर रहे हैं। कुछ ऐसी होंगी जिसका रिएक्शन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली पॉजिटिव रिएक्शन ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट मिलेगा, नेगेटिव रिएक्शन ऑर्गेनाइजेशन को डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़, देयर मैनेजमेंट, फ्रॉम द होल मेंबर या होल हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी से, अपनी इंटर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कितनी बेनिफिशियल और कितनी वो नेगेटिव इम्पैक्ट में जा रही है। तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर और इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये भी एक मैनेजमेंट से ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स में से एक है, लेकिन ये टोटली फोकस इसका है ऑर्गेनाइजेशन और उसके कल्चर इन्वायरमेंट के ऊपर कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म का कल्चर डेवलप करती है, किस किस्म की इन्वायरमेंट बनाना चाहती है, किस किस्म के एम्प्लॉयज़ को रखना चाहती है और उनसे किस किस्म की प्रोडक्टिविटी चाहती है। उनका काम उसको मैनेज करना, टीम मैनेजमेंट वो एक अलग इशू है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से वो किस तरह चलेगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को कितनी ग्रोथ मिलेगी, उसमें क्या प्लस पॉइंट है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रूल्स हैं, उनके हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ राइट्स हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन राइट्स हैं टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़ एंड देयर कस्टमर्स, कंज्यूमर एज वेल। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको शुरू करते हैं सॉरी, चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट स्लाइड से। ओके जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके जिस तरह हर सब्जेक्ट से पहले कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें ब्रीफली बता दिया जाता है कि हम आया क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कौन सी स्टडी, कौन से कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन द वर्क प्लेस, डिस्क्राइब द मैनेजर्स फंक्शन, रोल्स एंड स्किल्स, डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, show the value of organizational behavior or systematic study, identify the major behavior sense disciplines that contribute to organizational behavior, demonstrate why few absolute apply to organizational behavior, identify the challenges and opportunities managers have in applying organization concept, compare the three level of analysis in this book organizational model। तो खैर हम ये जो है तमाम पॉइंट्स को आगे चल के अब बारी बारी हम कवर करते हैं और फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे और साथ साथ हम इससे वो नॉलेज गेन करेंगे जो बेसिकली इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा बेसिक एम है, पर्पस है। ओके जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बेसिकली मैनेजमेंट से पर्सपेक्टिव से भी है, कैरी हो रही है, इसलिए हम इसको ज़रा कवर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव डिटरमाइंड मैनेजर्स effectiveness, organization benefits of skilled managers. So first is understanding organizational help determine manager effectiveness,
टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। टेक्निकल स्किल्स हमारी टूवर्ड्स हमारे वर्क काम से, टूवर्ड्स हमारे एम्प्लॉयज़ से, कोऑर्डिनेशन से, और क्वांटिटेटिव स्किल्स हमारी ओवरऑल हमारी परसेप्शन और हमारी हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर क्रिटिकल। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स आर क्रिटिकल क्यों, वाई दे आर क्रिटिकल, इसके बारे में ज़रा थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो एक राइट पर्सन को राइट प्लेस के ऊपर मुंतखब करती है, और बीइंग अ मैनेजर अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो ही इज़ ज़ीरो, ही इज़ नथिंग, एंड ही हैज़ नो वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक जस्ट सिंगल रिजेक्टेड पेपर, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक अच्छा मैनेजर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं रखता, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट दैट कि वो अपने एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स को एज अ टीम एज अ लीड करके उसको लिंक को लेके और सेटिस्फैक्शन के साथ चलेगा। लीडरशिप क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर द मैनेजर। तो यहाँ पे उसने इसलिए सो क्रिटिकल बोला है कि सम टाइम अगर एक अच्छा एक मैनेजर एक अच्छी क्वालिफिकेशन एक पर्सन की और ही इज़ अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, लेकिन अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, सो इट्स रियली अ क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो टास्क वो असाइनमेंट कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, स्टैंड करने वाली डिसीजन मेकिंग क्वालिटी नहीं है। देन कम्युनिकेशन स्किल। आप कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इतना क्रिटिकल लिया जाता है, बिकॉज की ये वजह नहीं, हम कह सकते हैं कि शायद बोलना नहीं आता, शायद किसी हम कह सकते हैं वो एक हम कहते हैं कि किसी एक एक सीक्वेंस से वो नहीं कर पा रहा काम, या बोल नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि आप किस तरीके से अगले को एंटरटेन कर रहे हो, किस तरह आप उसको लेके चल रहे हो। फिर सम टाइम ऐसे भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कोई जैसे हम पाकिस्तान में तो हम बात करते हैं, कोई पठान होगा, कोई सिंधी बोलने वाला होगा, कोई कोई पश्तो पठान है पश्तो, कोई पंजाबी होगा, कोई सराइकी होगा, मे भी कोई 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 ऐसा भी हो जिसको इंग्लिश या जापनीज़ आती हो। ऑर्गेनाइजेशन है, पोजीशंस हैं, सीट्स हैं, उस सीट से रेलेवेंट पर्सन कहीं से भी आ सकता है। अब एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कम्युनिकेशन, जिसको हम बैरियर कहते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर एरर आ जाते हैं, और सम टाइम आ जाते हैं कि आप उनको सही तरह प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से वो आपकी मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, और आप उनसे वो प्रोडक्टिविटी लेवल के ऊपर काम नहीं ले पा रहे। तो खैर ये इस वजह से ये क्रिटिकल समझा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स ऑफ द स्किल मैनेजर। अब बेनिफिट्स क्या, लो टेन्योर ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयज़, डेफिनेटली अगर स्किल मैनेजर होगा तो डेफिनेटली वो खुद भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी इंगेज रहेगा, और सेकेंडली इसके सबऑर्डिनेट उससे सेटिस्फाई रहेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वालों का टेन्योर कम से कम रहेगा। हाई क्वालिटी एप्लीकेशन फॉर डेफिनेटली एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे स्किल टीम और स्किल्ड मैनेजर्स होंगे, वहाँ पे हर पर्सन अप्लाई करना चाहेगा फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बेटर और अच्छे अच्छी स्लैक हम कह सकते हैं मेरिट के ऊपर हायरिंग प्रोसेस आपका होगा। बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नो डाउट, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी टीम, अच्छे मैनेजर, अंडरस्टूड करने वाले टीम प्लानर, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को ये तगड़े बेनिफिट मिलेंगे स्किल्ड मैनेजर से। व्हाट डू मैनेजर्स डू? मैनेजर्स की ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, मेक डिसीजन, एलोकेट रिसोर्सेज, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ और अदर टू एंटेन गोल। डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट उनकी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, अच्छे मेक डिसीजन, गुड डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, एलोकेट रिसोर्सेज, काम को अच्छे तरीके से अंजाम देना जिस तरह भी हो सके, एंड देन डायरेक्ट एक्टिविटीज़ और गोल को अचीव करने के लिए उनकी हार्ड वर्किंग। वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन are deliberately coordinated social unit composed of
two or more than people that function on a relatively continuous basis to achieve the common goal और सेट ऑफ गोल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस क्या होता है कि वो जो गिवन टास्क होता है उसको अकम्प्लिश करे विद द हेल्प ऑफ देयर सबऑर्डिनेट एंड कंटिन्यूस वर्किंग एबिलिटीज़ के साथ। मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइज लीड एंड कंट्रोल, ये मैनेजर्स के फंक्शंस हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर भी ये चीज़ पढ़ाई जा चुकी है, उसके ये फंक्शंस। मैनेजर रूल्स, ये मैंने शायद बहुत जगहों के ऊपर इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये वो हैं जो रूल्स को हर बुक में हर जगह पे इसको ऐड किया गया है, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट रूल्स रिटन बाय द मेंसबर्ग यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। अच्छी सेपरेटेड इनटू 3 ग्रुप्स में इंटरपर्सनल स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजनल। फर्स्ट इंटरपर्सनल रूल्स की हम बात करेंगे। फिगर हेड, लीडर, लाइजन, ये एक मैनेजर के गुड क्वालिटी मैनेजर्स के अंदर ये क्वालिटीज़ रूल्स होने चाहिए। रोल वो कौन से प्ले करता है, वो कौन सी खिदमत अदा करता है, रोल प्ले करता है। फिगर हेड, चीज़ों को सामने लेकर आना। लीडर, बीइंग अ टीम लीडर। लाइजिंग, लाइजिंग लाइक वो एक अच्छा हम कह सकते हैं रिलेशनशिप डेवलप करने वाला, कम्युनिकेट करने वाला। अच्छा जी, एक और उसके रूल है इंफॉर्मेशनल रूल। अब उसका ये क्या उसका है, मॉनिटर, चेकआउट, चेकलिस्ट करना, स्पोक पर्सन, ब्रीफली एक्सप्लेन करना हर एक के साथ, उसको लेवल उसको मेंटेन करना, डिस्कशन इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, डिसेमिनेटर एज वेल, अच्छी इन्वायरमेंट के साथ मैसेज को पॉजिटिवली तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ टीम वर्क के साथ उसको लेके चलना। एंटरप्रेन्योर, डिसीजन मेकिंग पावर जिसकी होती है, जो खुद से फैसले करे। एंटरप्रेन्योर, वन एंड ओनली एबिलिटी होनी चाहिए। नेगोशिएटर, प्रॉब्लम हैंडलर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, नेगोशिएट करना, कम्युनिकेट करना विद क्लाइंट। प्रॉब्लम हैंडलर, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको मैनेज करना। रिसोर्स एलोकेटर, अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाना या काम को कंप्लीट करने के लिए आखिरी एंड तक जाना और रिसोर्स को एलोकेट करना। नए से जो जो उस टास्क को पूरे करने के लिए टूल्स हैं उनको अवेलेबल करना। तो ये मैनेजर रोल्स हैं मेंसबर्ग के बताए हुए ये रूल्स के अंदर। एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स, ये मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में क्लियर कर चुका हूँ। टेक्निकल स्किल्स, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज। टेक्निकल स्किल्स, ओवरऑल ग्रिप रखने वाला, एक्टिव। ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन आप अपने को कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों के साथ डिस्कशन करना, मोटिवेट करना, उनकी सुनना, ग्रुप डिस्कशन में जाना, ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल्स, सोचना, मेंटालिटी, the mental ability to analyze and diagnose complex situation. conceptual skills means आप आने वाले सूरत हाल को अपने तौर पे उसको हैंडल करना, एनालिसिस करने की एबिलिटी हो। that if there is any kind of issue, how can I resolve it? So you have the power, conceptual power, that how can you face this and what are the tools which you apply to resolve these problems, right? लोथर्न स्टडी ऑफ मैनेजर एक्टिविटीज़, एक और ऑथर हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के मैनेजरल एक्टिविटीज़ के बारे में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं। पहले हमने मेंसबर्ग के हमने बात की रूल्स के ऊपर, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे फोर टाइप ऑफ मैनेजर एक्टिविटीज़। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग रूटीन इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, पेपर वर्क। Human resource management, motivating, disciplining, managing conflict, staffing and training. Network, socializing, politicking, politicking and interacting with others. So ये मैनेजर की एक्टिविटीज़ हैं। ओवरऑल हम देख लें तो ये तमाम वो चीज़ें एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बैंक के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक मैनेजर किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है। डिसीजन मेकिंग की भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको कंट्रोल करना, प्लानिंग करना फॉर द नेक्स्ट वीक टास्क, एक्सचेंज रूटीन इंफॉर्मेशन, अपने एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको बताना, मोटिवेट करना, डिसिप्लिनिंग
मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना, स्टाफिंग हर किसी को उसकी जगह पे मैनेज करके ट्रेन करना, नेटवर्किंग एक सर्कल अपना बनाना जिसमें अपने तमाम क्लाइंट्स और अपने सबऑर्डिनेट्स इन सब के साथ इंट्रैक्शन रखना ताकि अप टू डेट रहना, ये तमाम मैनेजर एक्टिविटीज़ के बीच में आता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, अब ये क्या है जो मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर बता चुका हूँ, अ फील्ड ऑफ स्टडी डैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट डैट इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव on behavior with an organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization efficiency. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मीन्स डैट कि ओवरऑल जितने एम्प्लॉयज़ उन सबकी वर्किंग और उनका बिहेवियर टूवर्ड द टास्क और उसको पॉजिटिवली लेके चलना उसकी अकॉम्प्लिशमेंट तक, ताकि जो आपको गिवन टास्क दिया गया असाइनमेंट उसको आप प्रॉपर मीन्स के अंदर कंप्लीट करें। फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक या ज़्यादा या पूरे ग्रुप ऑफ अ पीपल दे आर इन सेम पेज एंड डूइंग फॉर समथिंग विच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, और वो उसके अंदर अपनी एक्टिविटी एफिशिएंसी को कैरी कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटीज़ तमाम चीज़ें हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होती है, टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आपका बिहेवियर, आपकी वर्किंग और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन। ओके जी, यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्यूशन एंड सिस्टमैटिक स्टडीज़। इंट्यूशन, गट फीलिंग्स, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस। Systematic study look at relationships, scientific evidence, predict behavior. Institution and systematic study. इंट्यूशन गट फीलिंग, जो आपकी इंट्यूशन जो आप सोच रहे हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो आप खुद से अपने तौर के ऊपर ऑब्जर्व करें, कॉमन सेंस जो आपको एक आइडिया दे रहा है, आपकी खुद की फीलिंग्स, आपके खुद का आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन सिस्टमैटिक स्टडीज़ में हम डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो यही है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर आप एक आइडियलिज़म, एक ऑब्जर्वेशन अपने तौर पे कर रहे हैं कि आया जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ किस किस्म की इन्वायरमेंट है, किस किस्म की वर्किंग होती है, क्या वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट है, कल्चर के तमाम चीज़ें आपके इंट्यूशंस के बीच में आप इनको डिस्क्राइब कर रहे होते हो। और सिस्टमेटिक स्टडीज़ के अंदर जब आप उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो, जिसके अंदर आप ओवरऑल तमाम टूल्स को यूटिलाइज करते हुए एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आप उसको जज कर रहे होते हो कि आया वाकई ही जिस चीज़ के बारे में एक ऑब्जर्व या सोचा गया वही चीज़ हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो उसको किस तरह रीशेड्यूल, किस तरह उसके ऊपर अपना ओपिनियन और अपनी नेक्स्ट फर्दर प्लानिंग या थिंकिंग उसके ऊपर ऑब्जर्व रखनी चाहिए। अब ये किस तरह होता है, इसके ऊपर हम ये कैसे कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। सेक्टर मीन्स कि आप डिफरेंट का पर्सनैलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बिहेवियर, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, इन तमाम चीज़ों को जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक स्टडी को मोटिवेट या प्रमोट कर रहे होते हैं, उसके थ्रू आप रिजल्ट लेते हैं। अगर आप इंट्यूशंस पे जाएंगे तो फिर आपकी खुद की जो अप्रोच है, खुद का जो आइडिया है, जिस तरह हम एक बात करते हैं रिसर्च के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रोच। प्राइमरी अप्रोच हमारी होती है जो हमारी खुद की होती है, जिसके ऊपर आपकी खुद की वर्किंग होती है, खुद की डाटा कलेक्शन होती है, खुद की ऑब्जर्वेशन होती है। सेकेंडरी वो होती है जो आप आउटडोर में जाके ऑलरेडी गिवन डाटा में से ले रहे होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, फेस टू फेस इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, उसको आप क्वेश्चनिस के ज़रिए रिजॉल्व कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट बिहेवियर के ऊपर आप जा रहे होते हैं। तो तमाम चीज़ें आपकी सेकेंडरी में। तो इसी तरह इंट्यूशन एंड सिस्टमैटिक स्टडी में ये भी डिफरेंस है कि एक आपकी खुद की होती है और एक आप आउटडोर में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आउटडोर से आप अदर रिसोर्स से आप उसको कैरी कर रहे होते हैं। सो गाइज़, यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि आज का टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का बारे में थोड़ा समझा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग समथिंग, सम स्पेशल टास्क विद द अम्ब्रेला ऑफ सम स्पेसिफिक नेम, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह के ऊपर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर सकते हैं या कह सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो किसी ख़ास प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो एक ख़ास नेम के साथ होगी,
अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड है तो ख़ास किसी स्लैगन या किसी नेम के साथ, अलग डिपेंड होगा किस चीज़ के साथ है। तो उसके साथ हमने मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, रोल्स कौन से हैं, फंक्शंस कौन से हैं उनके, ठीक है, स्किल्स कौन सी उनके अंदर होनी चाहिए टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स देयर कोरिस्पॉन्डिंग हम कह सकते हैं, ताकि उससे एक अच्छा एनवायरनमेंट आपका बन सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस सब का बेनिफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन की भी डिपेंड यही होते हैं कि एक अच्छा मैनेजर एक अच्छी टीम डेवलप कर सकता है, एक अच्छा लीडर अपनी स्किल्स के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी इन्वायरमेंट को डेवलप कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन को है और एम्प्लॉयज़ को। तो खैर यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।